Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Nagin Group. Here we are again with our last topic from the agriculture chapter. प्यारे बच्चों, हमने जो इस चैप्टर में पीछे सारे क्रॉपिंग पैटर्न वगैरह या जो हमने जो टॉपिक सारे किए हैं उनके बाद आज हम इसका लास्ट चैप्टर जो है लास्ट टॉपिक है वो करने वाले हैं। जैसे इसमें टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स वगैरह जो हुए हैं हमारे या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए हैं एग्रीकल्चर के सेक्टर में आज हम उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे एग्रीकल्चर चैप्टर से, दैट इज टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स फ्रॉम द चैप्टर एग्रीकल्चर। देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा रिफॉर्म्स क्या होते हैं। बेटा रिफॉर्म्स का मतलब होता है जो बदलाव किए गए हैं, जो चेंजेज आए हैं। बहुत सारे अभी भी आपने देखा होगा रिसेंटली में किसान आंदोलन हुआ था, जब गवर्नमेंट ने हमारे कुछ चेंजेज किए थे जहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस से रिलेटेड कुछ उसको लेकर हमारे किसान जो नाराज थे उन्होंने आंदोलन किया था, जो कि बहुत बड़ा आंदोलन रहा था, जो कि कई महीने तक चला था। वो भी हमारे रिफॉर्म से रिलेटेड होगा। तो इसको लेकर जब भी हमारे कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई रिफॉर्म किया जाता है, जो पीछे रिफॉर्म किए गए जो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड किए हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो दीज आर द टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। एग्रीकल्चर हैज बीन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर को हमारे इंडिया में थाउजेंड ऑफ ईयर्स नॉट ये थाउजेंड हजारों सालों से एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जा रहा है कि हमारे देश में जो खेती होती आ रही है वो थाउजेंड ईयर से होती आ रही है, जो कि मेन हमारा फूड सोर्स है वो एग्रीकल्चर से ही आता है। तो हमारे क्योंकि देखो फूड सोर्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे ध्यान में दो ही बातें आती हैं, दैट इज वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। लेकिन आज हम एक बात देखें तो एग्रीकल्चर से ना हमारा हमारा जो पूरा का पूरा देश है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि आपको पता है कि जब हमें आज़ादी मिली थी पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, आज भी टुडे भी हमारी 70% जो एग्रीकल्चर के ऊपर हमारी पॉपुलेशन डिपेंड करती है, जो कि इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना पार्ट प्ले करती है। तो आइए देखते हैं क्या-क्या वो रिफॉर्म्स किए गए थे। In spite of development of source of irrigation, most of the farmers in large parts of the country still depend upon monsoon। हमारे इतने सारे डेवलपमेंट करने के बाद ये डेवलपमेंट हुए क्या हैं, जैसे कैनल्स वगैरह का लेकर आना या डिफरेंट पैटर्न टेक्निक्स का अपनाना या जैसे ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करना, इन सब के बावजूद लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री में ऐसे हैं जो मानसून के ऊपर डिपेंड करते हैं। और अगर मानसून में थोड़ा सा भी बदलाव हो जाता है, मीन्स लेट हो जाती है, थोड़ी पहले आ जाती है या बारिश की क्वांटिटी में डिक्रीज और इंक्रीज हो जाता है, तो हमारी क्रॉप को वेरी करती है, उससे हमारी क्रॉप उसके डिपेंड करती है मानसून के ऊपर। तो देखिए, इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज के, जैसे हम बात करें इरिगेशन की, तो इरिगेशन हम बहुत तरीके से करते हैं, जैसे मानसून पे भी डिपेंड करते हैं, कैनल्स के द्वारा भी इरिगेशन होता है, या ग्राउंड वाटर की बात करें तो हम ट्यूबवेल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। अब इतने डेवलपमेंट होने के बाद भी अगर बहुत सारी जनता हमारी मानसून के ऊपर डिपेंड करती है और नेचुरल फर्टिलिटी इन ऑर्डर टू कैरी ऑन देयर एग्रीकल्चर, और नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि आपको पता है एक क्रॉप्स के बाद या दो क्रॉप्स के बाद जो फर्टिलिटी होती है सोइल की वो लूज हो जाती है, कहने का मतलब वो कम हो जाती है। तो उसमें कुछ तो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर हम ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारा पार्ट है जो एग्रीकल्चर का जिसके ऊपर हमारी जनता किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो हमारी नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर ए ग्रोइंग पॉपुलेशन, अब देखो पॉपुलेशन तो हमारे देश में लगातार कंटिन्यूअसली क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ये एक सीरियस चैलेंज है, क्योंकि जैसे ही हमारी पॉपुलेशन हमारी ग्रो करती जाएगी तो इसका इफेक्ट पड़ता है हमारा सीधा एग्रीकल्चर के ऊपर। क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ता है वो समझिए पहले। क्योंकि जैसे पॉपुलेशन ग्रो करती है तो हमारे रिसोर्सेज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो वाटर का जो कंजप्शन है वो भी ज्यादा हो जाता है, और हमारी पॉपुलेशन के ग्रो करने से फूड चैलेंजेस भी हमारे सामने ज्यादा आते हैं। तो वो भी हमारे ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, तो फूड भी उसकी भी रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो अगर हमारे पास जो एग्रीकल्चर है, जो लैंड है वो लिमिटेड है। अब लैंड तो इंक्रीज करी नहीं जा सकती, लेकिन उसके अलावा हमें क्या इंक्रीज करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, तो प्रोडक्शन किस तरीके से इंक्रीज किया जा सकता है कि जो हम एग्रीकल्चर्स को इनपुट देते हैं वो एग्रीकल्चर के इनपुट को चेंज किया जाए। जैसे कि हमारा जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन
बनाई थी उसने कई हद तक प्रोडक्शन को इंक्रीज किया। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड था, जैसे हाइब्रिड के सीड्स वगैरह थे, या फिर हम इरिगेशन के पैटर्न को देख ले वो था, या फिर हमारे सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स वगैरह थे। तो उन्होंने हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज किया ताकि इतनी ज़्यादा हमारी जो वास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसकी फूड रिक्वायरमेंट को हम जैसे पोजेस कर सके। लेकिन अब हमारी जब अगर एक बहुत सारा पार्ट जो एग्रीकल्चर का है वो मानसून के ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये हमारे लिए एक सीरियस चैलेंज है, क्योंकि अगर हमारी इरिगेशन ही नहीं हो पाएगी तो हमारी पॉपुलेशन की प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो पाएगी और हम उन रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाएंगे जो हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन के कारण हो रही है। तो आगे देखिए, agriculture provide livelihood for more than 60% of its population। livelihood का मतलब क्या होता है कि जो हमारी पॉपुलेशन है 60% से ज़्यादा है, उनका प्रोवाइड जो उनका पालन पोषण है वो कौन करता है बेटा, हमारा वो एग्रीकल्चर ही करती है। तो हमारी 60% ऐसी पॉपुलेशन है जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। इट नीड्स सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। तो इसमें हमें टेक्निकल भी, जैसे हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, हमारी जो एग्रीकल्चर है वो परमिटिव नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग नहीं होना चाहिए, इसका कमर्शियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि जिस सेक्टर में 70% पॉपुलेशन हमारी पोजेस कर रही है, तो उस सेक्टर में हमें इंस्टीट्यूशनल और गवर्नमेंट के द्वारा पार्ट अपना रोल प्ले करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। Hence, after independence, priority was given to bring about institutional reforms। इंडिपेंडेंस के बाद हमारी गवर्नमेंट ने सोचा था कि क्या करने चाहिए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करनी चाहिए। कहाँ पे, हमारी कंट्री में क्या होने चाहिए, इंस्टीट्यूशनल के रिफॉर्म्स होने चाहिए। लैंड रिफॉर्म वाज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जो हमारा पहला 5 ईयर प्लान, जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो हमारे प्लानिंग कमीशन आया था जिसने 5 ईयर प्लान बनाए थे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और जब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है तो उसमें एग्रीकल्चर को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी एक मेन पार्ट जो पॉपुलेशन था वो कहाँ पे एंगेज था, हमारी एग्रीकल्चर में ही एंगेज था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का सबसे पहला जो मेन फोकस था वो क्या था, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था। तो इसका मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में एज वेल एज हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। स्टेप्स टेकन टू ब्रिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक पहला आता है कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को लाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए थे और क्या क्या स्टेप्स उनके द्वारा लिए गए थे और क्या अप्लाई किया गया था। सबसे पहले कलेक्टिवाइजेशन क्या होता है, दिस इज अनदर नेम फॉर कलेक्टिव फार्मिंग। ये कलेक्टिव फार्मिंग का एक दूसरा नाम है। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन सोवियत रशिया। तो अगर कभी भी कलेक्टिवाइजेशन का नाम आए तो इसका मतलब होता है कलेक्टिव फार्मिंग। और ये पहले इंट्रोड्यूस किया गया था कहाँ पे, सोवियत रशिया में। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग फार्मर पूल देयर लैंड टुगेदर एंड प्रैक्टिस कलेक्टिव फार्मिंग करते हैं, अपनी लैंड को एक साथ करके, और उसमें कलेक्टिव फार्मिंग की जाती है बहुत सारे फार्मर्स के द्वारा। इसमें क्या होता है, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। तो देखो कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, द राइट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब समझिए सबसे पहले, अगर मान ली सपोज कीजिए मेरे फादर के पास 5 एकड़ है, तो मेरे मरने के बाद वो 5 एकड़, सॉरी मेरे फादर के मरने के बाद वो 5 एकड़ जमीन किसकी हो जाएगी, मेरी हो जाएगी। तो हैड ऑलरेडी लेड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स नेसेसिटेटिंग कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। तो होल्डिंग्स का मतलब है एक किसान के पास बहुत ज्यादा जमीन थी और लेड टू फ्रेगमेंटेशन था हमारी लैंड का, कि एक पैच ऑफ लैंड हमारा यहाँ पे है, दूसरा पैच ऑफ लैंड कहीं पे है, तीसरा पैच ऑफ लैंड कहीं पे। तो दूसरा हमारा मेन क्या था बेटा, जो स्टेप्स था इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स का, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स था। द फार्मर हैड स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड। स्मॉल का मतलब छोटी लैंड थी और स्कैटर्ड का मतलब फैली हुई थी, एक हिस्सा कहीं पे है, एक हिस्सा कहीं पे है और एक हिस्सा कहीं पे है। तो ये हमारे लिए सिचुएशन प्रॉब्लम थी, जब एक फार्मर को वहां पे खेती करनी होती थी तो उसको एक टाइम पे कई जगह पे ध्यान रखना होता था। तो छोटे छोटे पार्ट थे जो लैंड के, वो अलग अलग पार्ट्स में प्रेजेंट थे। तो दैट इज कॉल्ड एज कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। तो इसके लिए भी सरकार ने, गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स निकाला था, दैट इज नोन एज कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। लैंड कंसोलिडेशन इज द रीएलोकेशन करना। रीएलोकेशन का मतलब एलोकेट कर देना उनको दोबारा, ऑफ पार्सल्स विद द एम दैट लैंड ओनर टू ऑब्टेन लार्जर पार्सल एट वन और मोर प्लेसेस इन एक्सचेंज ऑफ देयर फॉर्मर स्मॉलर एंड फ्रेगमेंटेड लैंड प्लॉट्स। कि उनके लैंड ओनर के
जो अलग अलग जगह पर छोटे छोटे हिस्से प्रेजेंट है ना, जो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स हैं, उनके बदले में उनको लार्ज पार्सल दे दिया जाए, वन और मोर प्लेस की जगह एक ही जगह पर उसको लैंड दे देना, दैट इज अंडर द कंसोलिडेशन ऑफ द लैंड होल्डिंग्स। यही आता था हमारा कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स के अकॉर्डिंग, कि जो स्मॉल पैचेज हमारे अलग अलग जगह पे प्रेजेंट हैं, उनको एक ही जगह पे उपलब्ध करवा देना, ताकि हमारे उसको एक जगह पे खेती अच्छे से करी जा सके और उसमें प्रोडक्शन में क्या हो सके, इंक्रीज हो सके, ताकि अलग अलग जगह जाने की आवश्यकता ना पड़े। तो इसीलिए सेकंड था कोऑपरेशन। कोऑपरेशन में क्या था बेटा, कि एक दूसरे का वो कोऑपरेट करें, ताकि जिससे प्रोडक्शन भी बढ़े और जिससे जो एग्रीकल्चर है वो भी क्या हो सके बेटा, आसान हो सके। और नेक्स्ट था अबोलिशन ऑफ जमींदारी। देखो जमींदारी का अबोलिशन क्या क्यों करना था, क्योंकि इसमें इसको स्टार्ट किसने किया था, दिस स्टार्टेड बाय द ब्रिटिशर्स। इसको किसने स्टार्ट किया था, ब्रिटिशर्स ने। क्योंकि जमींदारी का मतलब क्या होता था कि तो जो लैंडलेस लेबरर्स थे उनके ऊपर उनको जमीन दे दी जाती थी और उसके बदले में उनसे कर लिया जाता था, दैट इज टैक्सेस लिए जाते थे। तो इसका अबोलिशन ऑफ जमींदारी भी, ये भी मेन पार्ट था किसका, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में जो सरकार ने उठाया था। देखिए, The law of land reforms were enacted but law of implementation was lacking। देखो, law of land reforms were enacted, बना तो दिए गए, ये इनको बना दिया गवर्नमेंट ने कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, with a view to perform the agriculture sector better, but these law of implementation was lacking। लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करने में सरकार बिल्कुल नाकामयाब हो गई, इनको नहीं इम्प्लीमेंट कर पाई। एक लीक बोम था, कहने का मतलब ये जड़ थी परेशानी की, कि किसी देखो किसी कानून को बनाना और उसको इम्प्लीमेंटेशन करना, ये दो चीजें हैं। अगर कानून को बना दिया और उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई तो कानून किसी काम का नहीं होता, दैट इज नो यूज, उसका कोई भी काम नहीं है। लेकिन अगर कानून आपने कम बनाए और उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो, तो ये हमारी कुछ ऐसे, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये ज्यादा अच्छा है जब कानून ज्यादा हो और उनमें से इम्प्लीमेंट एक भी ना हो, कि कानून कम हो, कि मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप्स लिए गए हैं दैट आर लेस बट दोज ऑल आर इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज क्वाइट गुड। वो अच्छा होता है उससे ज्यादा कि जब किसी कानून को बनाएगा और वो आपका अप्लाई ना हो पाया हो तो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया embarked upon introducing agriculture reform to improve Indian agriculture in 1960 1970s में एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को किसको इम्प्रूव करने के लिए, इंडियन एग्रीकल्चर को, दैट इज इन 1960s एंड इन 1970s की ये बात है। The Green Revolution and the White Revolution was started to improve the Indian agriculture। अब किस किस की बेटा, किसको स्टार्ट किया गया, एक तो ग्रीन रिवॉल्यूशन था और एक क्या था बेटा, व्हाइट रिवॉल्यूशन था, वर स्टार्टेड टू इम्प्रूव द इंडियन एग्रीकल्चर। द ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी। पैकेज टेक्नोलॉजी का मतलब होता है सिर्फ एक के ऊपर नहीं, बहुत सारी चीजों के ऊपर एक साथ ध्यान देना, दैट इज नोन एज पैकेज टेक्नोलॉजी बोलते हैं बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, पैकेज। कि एक साथ से हाइब्रिड सीड का इस्तेमाल करना, इरिगेशन पर भी ध्यान देना, और उसके साथ साथ जो दूसरा सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हैं उनका भी इस्तेमाल करना टू इंक्रीज द प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। क्योंकि पहले हम क्या करते थे, परमिटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। जब टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है तो आपका प्रोडक्शन भी क्या होगा, बिल्कुल लो होगा। तो उस टेक्नोलॉजी को बदलने के लिए तो गवर्नमेंट ने पैकेज टेक्नोलॉजी कर लेकर आई, जिसके अंदर क्या था, पैकेज टेक्नोलॉजी रिफर टू यूज ऑफ HYV सीड्स थे उनके अंदर, फर्टिलाइजर्स थे, इंसेक्टिसाइड्स थे, पेस्टिसाइड्स थे और मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी थी एटसेट्रा टू द फार्मर के लिए गवर्नमेंट लेकर आई थी, ताकि क्या हो सके, हमारे प्रोडक्शन में इंक्रीज हो सके। द व्हाइट रिवॉल्यूशन ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता है, ध्यान रखना बेटा। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, दैट इज ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का मतलब था रिजल्ट इन मेकिंग इंडिया द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क बनाना बेटा, और मिल्क प्रोडक्ट्स में क्या करना बेटा, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनाना। वो क्या था, हमारी गवर्नमेंट का मेन मोटो था किसके अंदर, व्हाइट रिवॉल्यूशन के अंदर, ताकि जहाँ पे दूध का जो ऑपरेशन है, दूध का जो प्रोडक्शन है उसको क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके, और ताकि इंडिया क्या बन सके, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन सके मिल्क में भी और मिल्क के प्रोडक्ट्स में भी। आगे देखिए, बट दिस टू लेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू सेलेक्टेड एरियाज। और ये जो डेवलपमेंट थे ना, ये कंसंट्रेटेड होके रह गई सिर्फ कुछ ही एरियाज में, फॉर एग्जांपल जैसे पंजाब और हरियाणा में। लेकिन बाकी के जो एरिया थे वहां पे इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका, और वहां पे जो कंडीशन पहले थी वो सेम कंडीशन बन के रह गई और वो इंक्रीज नहीं हो पाई।
तो आगे क्या होता है, देयरफॉर इन द 1980s एंड 1990s एक कम्प्रीहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम किया गया। कम्प्रीहेंसिव मतलब सबको एक साथ लेकर, कम्प्रीहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया, विच इंक्लूडेड द बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल, जिसमें इंस्टीट्यूशन की स्थापना करना वो भी रिफॉर्म थे, और टेक्निकल रिफॉर्म ये भी दोनों के दोनों रिफॉर्म उसके अंडर लिए गए थे। देखो, प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, कई बार सूखा पड़ता है और सूखे में किसानों की क्या होती है बेटा, प्रोडक्शन नहीं हो पाती, क्योंकि ड्रॉट के टाइम में इरिगेशन की क्या लैकमेंट रहती है, जिसकी वजह से, और फ्लड के जैसे केस हैं, या साइक्लोन आ जाता है, या फायर आ जाता है, डिजीज। तो ये कुछ एरियाज थे, जैसे ड्रॉट सूखा पड़ना, फ्लड बाढ़ आ जाना, साइक्लोन का आ जाना, या कहीं पे आग लग जाना, या किसी फसल वगैरह में कोई बीमारी आ जाती है, तो उसको लेकर गवर्नमेंट ने प्रोविजन बनाए। और ये प्रोविजन किससे लेकर थे बेटा, ये क्रॉप इंश्योरेंस के थे। तो इसमें क्या हुआ, ड्रॉप सबसे पहला क्या था बेटा, ड्रॉप सूखा। देखिए, यहाँ पे नीचे देख रहा हूँ फ्लड दिखा रखा है। अब फ्लड में यहाँ पे तो जहाँ पे बिल्कुल जान और माल दोनों का नुकसान होता है, जहाँ पे फसल भी बर्बाद हो जाती है, और कहीं कहीं तक क्या हो जाता है कि लोगों की मौत भी हो जाती है। तो ऐसे केस में जब फ्लड वगैरह आती है, तो इस केस में गवर्नमेंट ने क्या किया, तो एग्रीकल्चर के सेक्टर में इंश्योरेंस का प्रोविजन लेके आए कि ऐसा कुछ होता तो उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोविजन लेके आएगी। साइक्लोन देख सकते हैं आप, या फायर लग जाती है, या फिर आपकी डिजीज वगैरह कोई एपिडेमिक आ जाता है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो अभी रिसेंटली में डिजीज आई थी, कोरोना डिजीज थी, जिसमें एग्रीकल्चर का जिसका इम्पैक्ट सब सेक्टर्स पे पड़ा था, चाहे वो सेक्टर एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, चाहे वो सेक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड था, चाहे वो सेक्टर किसी से भी रिलेटेड था। तो अब ग्रामीण बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी, दैट इज द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बोला जाता है। जैसे यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा है, सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, जिसके 3 मोटो थे बेटा, सेफ्टी हो किसानों की, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें, और ग्रोथ प्रोवाइड हो सके। तो एसजीबी, तो सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाया गया, वर एस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड लोन फैसिलिटीज मिल सके किसको, टू द फार्मर एट द लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहे, बिल्कुल लो रहे। तो ये सारी की सारी चीजें बनाई गई किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, जिसका इस्तेमाल आज भी किसान करते हैं, वाज प्रोवाइडेड टू द फार्मर, फार्मर को किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था दी गई। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, जब किसी एक किसान के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वह आल्सो इंट्रोड्यूस, जिसमें पर्सनल का मतलब होता है इंडिविजुअल भी ध्यान दिया गया, ना कि ग्रुप ऑफ फार्मर्स की बजाय किसी एक फार्मर से रिलेटेड अगर कोई इंश्योरेंस है, तो उस इंश्योरेंस स्कीम को भी क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। स्पेशल वेदर बुलेटिन्स, अब वेदर बुलेटिन्स के मतलब क्या होता है कि पहले से ही मान ले कोई टेम्परेचर में मान ले कोई चेंज होने वाला है, या कोई मॉनसून से रिलेटेड है, या कोई भी टेम्परेचर से रिलेशन कोई भी मान ले न्यूज देने, तो उसके लिए स्पेशल वेदर बुलेटिन्स चलाए गए। एग्रीकल्चर प्रोग्राम चलाए गए फॉर फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस ऑन द रेडियो टीवी, जिसमें उनको डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में बताया गया, जिसके तरीके डिफरेंट टेक्निक्स का मतलब क्या होता था कि भाई फला ये इस चीज की बीमारी में इस दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए, इस तरीके से आप अपनी फसलों को बचा सकते हैं, इस तरीके से आप अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो डिफरेंट यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स को चलाया गया फॉर फार्मर के लिए, फॉर इंट्रोड्यूस ऑन द रेडियो एंड टीवी के ऊपर। द गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो आज भी चलता है, एमएसपी, क्या एमएसपी एंड रीमनरेटिव का मतलब होता है कि इसके पैसे प्रोवाइड करवाना कुछ गवर्नमेंट के द्वारा, प्रोक्योरमेंट प्राइसेस दिए गए फॉर इम्पोर्टमेंट क्रॉप टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर, ताकि किसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उसके फार्मर का, बाय स्पेकुलेटर्स एंड मिडलमैन के द्वारा। तो क्या दिया गया बेटा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की डायरेक्ट आप किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर अपनी फसल को किसको बेच सके, डायरेक्ट किसान अपनी फसल को डायरेक्टली बेच सके किसको, गवर्नमेंट को। तो इसीलिए किसका इंट्रोडक्शन करवाया गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, और रिमनरेटिव दिए गए किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। प्रोक्योरमेंट प्राइसेस का भी, इनका भी प्रावधान दिया गया किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। एमएसपी क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। एमएसपी जो आज भी गवर्नमेंट में एमएसपी है, इसी को लेकर किसान का आंदोलन हुआ था, क्योंकि गवर्नमेंट ने एमएसपी को खत्म कर दिया गया था। ये भी एक मेन रीजन था अभी जो किसान आंदोलन रिसेंटली पिछले कुछ सालों में हुआ है। एमएसपी इज प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, ये प्राइस फिक्स्ड होता है, जिसको कौन करती है बेटा, गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस को फिक्स करती है ऑफ द इंडिया, टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर, फार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट एक्सेसिव फॉल इन प्राइस, ताकि बहुत ज्यादा प्राइस में फॉल ना हो जाए ड्यूरिंग द बम्पर प्रोडक्शन ईयर्स में। जब आपकी पैदा, देखो दो ही चीजें होती है, जब प्रोडक्शन कम होती है ताकि क्वांटिटी कम है, तो प्राइस ज्यादा चले जाते हैं,
और जब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है तो प्राइस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इन दोनों ही केसेस में किसका नुकसान है, किसान का नुकसान है। बम्पर प्रोडक्शन होगा तो उनको प्राइस अच्छा नहीं मिलेगा तो उसी कंडीशन में रह जाएंगे, लेकिन अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा फिर तो कुछ मिलने वाला है ही नहीं, तो तब भी वो समझ जाएंगे। तो इस चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने एमएसपी को लेकर आए थे, जो कि प्राइस फिक्स किया गया था किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आर ए गारंटी प्राइस होता है, ये गारंटी प्राइस होता है किसके लिए, फॉर द प्रोड्यूस फ्रॉम द गवर्नमेंट। किसकी तरफ से होता है बेटा, ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है, जिसमें गारंटी प्राइस प्रोवाइड किया जाता है कि प्रोडक्शन चाहे कितना भी हो, चाहे कितना ही ज्यादा प्रोडक्शन क्यों ना हो, तो उस प्रोडक्शन में आपको इतना प्राइस तो आपको मिलने वाला है ही। इसके अलावा आपको प्राइस ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो आपको पक्का मिलेगा, चाहे प्रोडक्शन ज्यादा हुई है चाहे प्रोडक्शन कम हुई है, तो आपको इतना पक्का मिलेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आर अनाउंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ द सोइंग सीजन में। देखो ये बहुत अच्छी बात है, ये बाद में नहीं इंट्रोड्यूस करवाया जाता। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जब आप सोइंग सीजन होता है ना, जब आप क्रॉप्स को शो करते हो, लगाते हो, तभी इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है कि आपकी फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये है। अब इसके बाद चाहे बम्पर प्रोडक्शन हो चाहे बम्पर प्रोडक्शन ना हो, आपको इतना प्राइस मिलने वाला है। देखिए, प्रोक्यूरमेंट प्राइस आर द प्राइसेस ऑफ सीरियल्स एट विच द ग्रेन इज टू बी डोमेस्टिकली प्रोक्यूर्ड बाय द पब्लिक एजेंसी। जिसमें ना ग्रेन को कौन लेंगे बेटा, प्रोक्यूर्ड किसके द्वारा किया जाएगा, पब्लिक एजेंसीज के द्वारा। जैसे लाइक है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फॉर रिलीज थ्रू पीडीएस। पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेटा। तो आपकी जो है ना बेटा सीरियल्स को विच ग्रेन इज टू बी डोमेस्टिकली प्रोक्यूर्ड किया जाएगा किसके द्वारा, भाई पब्लिक एजेंसीज के द्वारा, जिसका नाम क्या था, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इसको किसने रिलीज किया था, पीडीएस ने रिलीज किया था। इट इज अनाउंस सून आफ्टर हार्वेस्ट सीजन। और ये कब अनाउंस किया जाता है बेटा, आफ्टर द हार्वेस्ट सीजन में। नॉर्मली प्रोक्योरमेंट प्राइस आर लोअर देन द ओपन मार्केट प्राइस, से कम होता है, और हायर देन द एमएसपी। और एमएसपी से क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। ये ध्यान रखने की बात है कि प्रोक्योरमेंट प्राइस जो होते हैं बेटा, वो ओपन मार्केट जो प्राइस होता है ना, जो मार्केट में चल रहा है प्राइस की, व्हाट आर द प्राइस ऑफ द व्हीट एंड राइस एंड इनका सीरियल्स वगैरह का जो प्राइस चल रहा होता है, उससे तो कम होता है ओपन मार्केट से, लेकिन एमएसपी से क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। अब देखिए एक नाम आया था भूदान ग्रामदान, क्या था ये, देखें। Once when Vinoba Bhave was delivering a lecture at Panchampally in Andhra Pradesh, poor landless villager demanded some land। उन्होंने क्या डिमांड किया, कुछ लैंड को, फॉर देयर इकोनॉमिक वेलबींग, ताकि उनका इकोनॉमिक वेलबींग में पैसे के नजरिए से उनका क्या हो, उसके थोड़ा भला हो उसके। तो तब कब की बात है, जब विनोबा भावे क्या कर रहे थे, एक लेक्चर डिलीवर कर रहे थे पोचामपल्ली जगह का नाम बेटा, आंध्र प्रदेश में। तो कुछ पुअर लैंडलेस विलेजर्स ने डिमांड कर दी कुछ लैंड की फॉर द इकोनॉमिक वेलबींग के लिए। सम जमींदार ओनर्स ऑफ मैनी विलेजेस ऑफर टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेज अमंग द लैंडलेस। तो कुछ जमींदारों ने और ओनर्स ऑफ मैनी विलेजेस के जो ओनर्स थे, उन्होंने ऑफर्ड किया टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेजेस अमंग द लैंडलेस, को कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उन्होंने क्या किया, ऑफर किया। विनोबा भावे कुड नॉट प्रॉमिस इट टू देम इमीडिएटली। एकदम तो उन्होंने इमीडिएटली उनको प्रॉमिस नहीं किया, बट अश्योर्ड देम, उनको दिलासा दिया, टू टॉक टू द गवर्नमेंट, क्योंकि किससे बात करेंगे, गवर्नमेंट से, रिगार्डिंग प्रोविजन बनाया जाए ऑफ लैंड फॉर देम इफ दे अंडरटुक कोऑपरेटिव फार्मिंग, अगर वो कोऑपरेटिव फार्मिंग करना चाहते हैं तो उन्होंने क्या किया था, इमीडिएटली प्रॉमिस नहीं किया था, लेकिन उन्होंने एश्योर्ड कर दिया हर एक को कि किससे बात करेंगे, गवर्नमेंट से वो बात करेंगे इस बारे में, और प्रोविजन जो दिलाया जाएगा, ताकि वो अगर कोऑपरेटिव फार्मिंग करेंगे तो उसके रिगार्ड में प्रोविजन जरूर आएगा गवर्नमेंट की तरफ से। दिस एक्ट वाज नोन एज भूदान। तो इसको क्या बोला गया बेटा, भूदान बोला गया। सडनली श्री रामचंद्र रेड्डी स्टूड अप। तो कौन थे बेटा, श्री रामचंद्र क्या हो गए बेटा, खड़े हो गए, एंड ऑफर्ड 80 एकर्स ऑफ लैंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 80 लैंडलेस विलेजर्स बेटा। तो एक नाम आया श्री रामचंद्र रेड्डी, श्री रामचंद्र रेड्डी, वो खड़े हुए और उन्होंने ऑफर कर दिया कितना, 80 एकड़ ऑफ लैंड को टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 80 लैंडलेस विलेजर्स को बांटने के लिए उन्होंने क्या कर दिया बेटा उसको। विनोबा भावे ट्रेवल्ड एंड इंट्रोड्यूस द आइडिया भूदान वाइडली ऑल ओवर इंडिया। और उन्होंने ट्रेवल किया ऑल ओवर द इंडिया, और उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया किस आइडिया को, भूदान को, वाइडली ऑल ओवर द इंडिया में उनको क्या करवाया, इंट्रोड्यूस। ही आल्सो एनकरेज किया
द रिच जमींदारों को टू डोनेट विलेजेस टू द लैंडलेस, जो लैंडलेस है, जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है और सिर्फ मजदूरों की तरह कार्य करते हैं, उनको कुछ जमीन क्या दी जाए बेटा, डोनेट की जाए। इसलिए उन्होंने किनको, जमींदारों को क्या किया, इनकरेज किया। इट वाज नोन एज ग्राम दान। तो इसको क्या बोला गया बेटा, ग्राम दान बोला गया। दिस भूदान ग्राम दान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता है बेटा एमसीक्यू में बार बार कि भूदान और ग्राम दान विनोबा भावे था जिन्होंने इन्होंने इनिशिएट किया था। इज आल्सो नोन एज द ब्लड लेस रिवॉल्यूशन। इसको क्या बोला गया बेटा, ब्लड लेस रिवॉल्यूशन। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में बनते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपका आता है कि भूदान ग्रामदान जो मूवमेंट था वो किसने चलाया था, किसने इनिशिएट किया था, और इसका एक दूसरा नाम भी था विच इज आल्सो नोन एज, क्या जाना जाता है उसको, ब्लड लेस रिवॉल्यूशन जाना जाता है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। देखो, एग्रीकल्चर हैज बीन द बैकबोन है हमारी, किसका, इंडियन इकोनॉमी का। हमारा बैकबोन क्या बेटा, इंडियन इकोनॉमी का एग्रीकल्चर है, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उसमें एग्रीकल्चर का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसमें बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, एक्चुअल में आपकी नेशनल इनकम होती है। एज रजिस्टर्ड ए डिक्लाइनिंग ट्रेंड फ्रॉम 1950 ऑनवर्ड, से डिक्लाइनिंग ट्रेंड रहा है बेटा, किसका, एग्रीकल्चर के शेयर का। In 2010 and 11, about 52% of the total workforce was employed by the farm sector। कि 52% कहाँ पे थी बेटा, फार्म सेक्टर में थी, which makes more than half of the Indian population dependent on agriculture for sustenance। जीवन व्यापन करने के लिए, लाइवलीहुड को बचाने के लिए हमारी हाफ से ज्यादा पॉपुलेशन है, वो कहाँ पे एंगेज है बेटा, एग्रीकल्चर में है। और डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी इज ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। देखो, मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न क्यों होता है, एक तो उसमें इतने ज्यादा व्यक्ति लगे हुए हैं और इतने ज्यादा व्यक्ति के एंगेज होने के बाद भी जीडीपी में एग्रीकल्चर का डिक्लाइन क्या हो रहा है बेटा, शेयर डिक्लाइन हो रहा है। तो इसका मतलब हमारी टेक्नोलॉजी क्या है, परमिटिव है। व्यक्ति तो ज्यादा है लेकिन प्रोडक्शन कम है, तो इसका मतलब अब भी हम परमिटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिकॉज एनी डिक्लाइन एंड स्टेगनेशन, स्टेगनेशन का मतलब होता है नो इम्प्रूवमेंट, कोई भी इम्प्रूवमेंट ना होना एग्रीकल्चर में, will lead to a decline in other sphere of the economy having wider implication for society। तो अगर कोई भी डिक्लाइन और स्टेगनेशन होती है एग्रीकल्चर में, तो इससे डिक्लाइन हो जाती है दूसरे स्पेयर्स ऑफ द इकोनॉमी हैविंग वाइडर इम्प्लीकेशन फॉर सोसाइटी, जो कि हमारी सोसाइटी के ऊपर क्या होता है, इम्प्लीकेटेड होता है। कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड कंसर्न्ड एफर्ट टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। तो मेन काम क्या था, अब वहां पे लेबर तो लगा हुआ है, लोग तो लगे हुए हैं मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर करने में, लेकिन मेन चीज क्या है, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब मॉडर्नाइजेशन की आवश्यकता है हमें, हमारी एग्रीकल्चर अभी भी क्या है, परमिटिव है। स्टेप्स टेकन टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए उसके बारे में जानते हैं। देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को एस्टेब्लिश किया गया, आईसीएआर बोलते हैं, फुल फॉर्म आ जाती है पेपर में, और ये भी आ जाती है स्टेप टेकन क्या क्या किए गए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को बनाया गया बेटा, वेटनरी सर्विस को प्रोवाइड किया गया ताकि जो पशु पालन करते हैं एग्रीकल्चर में, जो पशु होते हैं बेटा, उनकी क्या किया जा सके, उनकी देखभाल की जा सके, उनको डॉक्टर प्रोवाइड किया जा सके, तो वेटनरी सर्विस को प्रोवाइड किया गया। एनिमल ब्रीडिंग सेंटर को बनाया गया, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स और एस्टेब्लिश। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टुक प्लेस इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी, में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बनाया गया वेदर फोरकास्ट के लिए, और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी क्या किया गया बेटा, इम्प्रूव किया गया। फूड सिक्योरिटी, एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री शुड हैव एक्सेस टू फूड होना चाहिए विच प्रोवाइड मिनिमम न्यूट्रिशन लेवल। तो होना ही चाहिए कि इतना न्यूट्रिशन तो डेली आपको प्राप्त करना ही चाहिए। तो ये किसके अंडर आता है, ये आपका फूड सिक्योरिटी के अंदर आता है। इन ऑर्डर टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, आवर गवर्नमेंट केयरफुल डिजाइन ए नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम बनाया। हमने क्या बनाया, नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम, जो कि इस बात का ध्यान रखेगा कि जो मिनिमम लेवल है, जो क्या है बेटा, मिनिमम लेवल न्यूट्रिशन का है, सबको प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम बनाया गया। इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, जिसके अंदर कितने कंपोनेंट्स थे, दो कंपोनेंट्स थे। एक था बफर स्टॉक, और एक मिनट, बफर स्टॉक का मतलब क्या होता है, ये रिजर्व ऑफ ए कमोडिटी दैट कैन बी यूज्ड टू ऑफसेट प्राइस फ्लक्चुएशन। एक कमोडिटी को रिजर्व कर लेना जो कि क्या होगा, ऑफसेट होगा, अलग होगा, अगर कोई प्राइस फ्लक्चुएशन होता है तो उस टाइम पे ये काम आने वाला है। और एक बनाया गया पीडीएस, दैट इज नोन एज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज थ्रू राशन शॉप्स, कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा किसका, एसेंशियल कमोडिटीज का थ्रू राशन शॉप्स के द्वारा। तो ये हमारा था लास्ट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू अवर एग्रीकल्चर, जहाँ पे बफर स्टॉक और किसका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का निर्माण किया गया। इसके साथ आपका एग्रीकल्चर चैप्टर बेटा यहीं पे खत्म होता है। दैट इज द लास्ट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर एग्रीकल्चर। आफ्टर दैट हम अपने इस कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए, पूरे कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए कुछ एमसीक्यू की फॉर्म्स में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद हम आगे फिर इससे एनसीईआरटी से रिलेटेड इसके क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। इसके बाद कोई अगर हमारे प्रीवियस क्वेश्चन आंसर होंगे उनको लेके आएंगे, जैसा कि हर वीडियो के लास्ट में होता है। तो ये हमने जिसमें टॉपिक जो जो पढ़े एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले तो हमने फूड सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा, नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम को बनाया गया, बफर स्टॉक और पीडीएस जिसके अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा इसमें हमने क्या पढ़ा बेटा, हमने कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर नेशनल इकोनॉमी करता है एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट में, तो मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर को करने के लिए, क्योंकि हमारी आधे से ज्यादा क्या थी, जो पॉपुलेशन किस में एंगेज थी, एग्रीकल्चर में, लेकिन उसका जीडीपी में शेयर नहीं बढ़ रहा था। इसका मतलब हमारी टेक्नोलॉजी क्या है, परमिटिव है। तो इसमें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को एस्टेब्लिश किया गया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को बनाया गया, वेटनरी सर्विस को प्रोवाइड करवाया गया, एनिमल ब्रीडिंग के लिए बनाया गया, आर&डी को स्थापित किया गया, और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव किया गया। तो ये हमारे कुछ स्टेप टेकन थे किसमें, हमारे कंट्रीब्यूशन में, जो कि नेशनल जीडीपी में किया था, जो कि डिक्लाइन हम देख रहे थे। भूदान ग्रामदान ये आपको बताया गया मैंने, भूदान क्या था और ग्रामदान क्या था, किसने स्टार्ट किया था, विनोबा भावे जी ने स्टार्ट किया था, जिसमें कुछ लैंडलेस लेबरर्स को, कुछ जमींदारों के द्वारा लैंड को क्या किया गया था, ऑफर, और इसके अंतर्गत हमने टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा। तो ये टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या किए गए थे, और हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या था, इस तरीके से हमने इन चीजों को, उन सब के बारे में पढ़ा। अब आगे हम जो देखेंगे बेटा, इससे रिलेटेड क्या देखेंगे, एमसीक्यू देखेंगे, और फूड सिक्योरिटी में ये हमारे क्या आ गए थे, बफर स्टॉक और पीडीएस आ गए थे। बस आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव ए नाइस डे। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, एमसीक्यू। थैंक यू वेरी मच।